नमस्कार, प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सबसे बड़ा अभियान वंदे भारत मिशन कल से शुरू होगा। भारत 12 देशों से 14,800 अधिक भारतीयों को वापस लाया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, गुजरात और महाराष्ट्र की उच्च मृत्यु दर को कम करने के लिए अधिक प्रभावी निगरानी, संपर्क का पता लगाने और शीघ्र परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी। सरकार ने उन लोगों के लिए आरोग्य सेतु IVRS सेवा शुरू की जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। इसमें लोगों को SMS के जरिए उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी मिलेगी। और जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख आतंकी और उसका साथी मारा गया। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में अपनी सहयोगी दिव्या तोमर के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सबसे बड़ा अभियान वंदे भारत मिशन कल से शुरू करेगी। इसके तहत 12 देशों से 14,800 से अधिक भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इस दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इन उड़ानों का संचालन 7 से 13 मई तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इनमें संयुक्त अरब अमारात से 10, कतर से 2, सऊदी अरब से 5, ब्रिटेन से 7, सिंगापुर से 5, अमेरिका से 7 और ओमान से 2 उड़ान शामिल हैं। Total number of flights that will be operated during the first week to 64. Operation of these 64 flights has become possible only because we have received the full cooperation of the state governments. विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए नौसेना ने समुद्र सेतु अभियान शुरू किया है। इसके लिए नौसेना के 2 जहाज माले भेजे गए हैं ताकि शुक्रवार से मालदीव से लोगों को निकालने का काम शुरू हो सके। मालदीव में भारतीय दूतावास ऐसे भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहा है जिन्हें जांच के बाद जहाज से लौटने की अनुमति दी जाएगी। पहले जत्थे में 1,000 लोगों को मालदीव से वापस लाने की योजना है। संयुक्त अरब अमारात में भारतीय दूतावास संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए रात दिन कार्य कर रहे हैं। भारतीय समुदाय के स्वयंसेवक ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए भारतीय दूतावास के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जिन्होंने भारत वापस आने के लिए ई-पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। सरकार ने विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए विशेष उड़ानों की व्यवस्था की है। खाड़ी देशों से कल ऐसी ही कुछ उड़ानों के संचालित होने का कार्यक्रम है। इस वैश्विक आपदा के बीच भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष विमान विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए बड़े राहत का पैगाम है। संयुक्त अरब अमीरात से पहली उड़ान से जाने वालों की संख्या लगभग 350 रहेगी। मुश्किल में फंसे श्रमिकों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है कि इन्हें इस पहली निकासी उड़ान पर वापस भेजा जा सके। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए कॉन्सल जनरल विपुल ने बताया कि इस रिपैट्रिएशन ऑपरेशन में प्रमुख भारतीय संगठन और वॉलंटियर्स कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। दुबई एयरपोर्ट पर वापस जाने वाले यात्रियों की मेडिकल जांच की जाएगी और जो यात्री एसिम्प्टोमेटिक हैं उन्हें ही विमान में जाने दिया जाएगा। हर यात्री को एक सुरक्षा किट सौंपी जाएगी जिसमें मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर्स होंगे। वापस पहुंचकर अनिवार्य रूप से लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। अपनी तरह के अब तक के सबसे बड़े निकासी अभियान के तहत भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत की है। इस महानिकासी अभियान की शुरुआत में नौसेना के INS जलाश्व और मगर जहाज को मालदीव की राजधानी में माले भेजा गया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मालदीव में भारत के उच्चायुक्त संजय सुधीर ने बताया है कि भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि निकासी का काम 8 मई से शुरू होगा और लगभग 2,000 फंसे लोगों को निकाले जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि INS जलाश्व कल दोपहर माले पहुंचेगा और 8 मई को वहां से वापस रवाना होगा।
मालदीव में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए माले स्थित भारतीय उच्चायुक्त पूरी तरह से सक्रिय है और इस बाबत माले से कोच्चि के बीच नौसेना का जहाज शुक्रवार को संचालित होगा जो लगभग 700 भारतीयों को वापस लाएगा। दूसरा जहाज 1000 से ज्यादा भारतीयों को लेकर टुटीकोरिन के लिए रवाना होगा। शुरुआत में उन लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है जो किसी चिकित्सा, आपदा या रोजगार कारणों से प्रभावित हैं। वहीं पर्यटन के लिहाज से गए कुछ भारतीय भी इस पहली खेप में शामिल होंगे। मालदीव में 25,000 से ज्यादा भारतीय हैं जो मुख्यतः दक्षिण राज्यों से आते हैं और यहाँ की पर्यटन और अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं। कोविड आपदा ने सैकड़ों लोगों के रोजगार और व्यापार प्रभावित किए हैं। वहीं कईयों को निजी कारणों से परिजनों के पास जाने की जरूरत है। राजधानी माले में अब तक 50 से ज्यादा भारतीय भी कोविड से ग्रस्त हुए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से संतोष कुमार। वापस लाए गए लोगों को केरल में कोच्चि में उतारा जाएगा और राज्य अधिकारियों की देखरेख में सौंप दिया जाएगा। गुजरात में भी राज्य के लॉकडाउन के दौरान विदेशों में फंसे हुए छात्रों, पेशेवर और पर्यटकों को कल से अहमदाबाद वापस लाया जाएगा। फिलीपींस से 250 यात्रियों को लेकर पहली ऐसी फ्लाइट कल अहमदाबाद पहुंचेगी। एक रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान विदेशों में फंसे हुए गुजरात के छात्र, पेशेवर और पर्यटक जो भारत आना चाहते हैं उन्हें कल से अहमदाबाद वापस लाया जाएगा। फिलीपींस से 250 यात्रियों को लेकर पहली ऐसी फ्लाइट कल अहमदाबाद पहुंचेगी। इस हफ्ते अमेरिका के लिए 2 फ्लाइट जबकि कुवैत, ब्रिटेन और सिंगापुर के लिए एक फ्लाइट चलेगी। सरकार ने पर्यटन सचिव ममता वर्मा को सभी संबंधित एजेंसियों के साथ संकलन करने की जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री के सचिव अश्विनी कुमार ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर विदेशों से आए हुए सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जांच सहित सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ईरान में फंसे शेष तीर्थयात्रियों को अगले सप्ताह महान एयरवेज से भारत वापस लाया जाएगा। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास निगम के मुख्य कार्यकारी पार्षद फिरोज अहमद खान ने बताया है कि लद्दाख प्रशासन ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि इन तीर्थयात्रियों को स्वदेश लाने के बाद केवल लद्दाख में ही क्वारंटीन किया जाए, क्योंकि देश के अन्य भागों में तापमान उनके अनुकूल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर में क्वारंटीन में रखे गए शेष तीर्थयात्री आज शाम लेह पहुंच रहे हैं। उन्होंने लद्दाख के लिए यात्रियों की आवाजाही के बारे में संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया की सराहना की। कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक ने सूचना दी है कि विदेशों में फंसे कर्नाटक के 10,800 लोगों ने स्वदेश वापसी के लिए आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण कराया है। भारत सरकार के कार्यक्रम के अनुसार बेंगलुरु के लिए 3 उड़ानें संचालित की जाएंगी। इस महीने की 8 तारीख को 250 लोग ब्रिटेन से बेंगलुरु लाए जाएंगे। इसी तरह सैन फ्रांसिस्को से 11 मई को एक उड़ान 300 लोगों को और 12 मई को 250 लोगों को बेंगलुरु लाई जाएगी। श्री अशोक ने कहा कि राज्य सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए बेंगलुरु में संगरोध के व्यापक प्रबंध किए हैं। गृह मंत्रालय ने विदेश में फंसे भारतीयों और भारत में फंसे विदेशियों के आवागमन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार भारत लौटने के लिए रोजगार खोने वाले प्रवासी कामगारों सहित ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो किसी मजबूरी के कारण विदेश में हैं। वीजा की अवधि समाप्त हो जाने से प्रभावित लोगों, गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। यात्रियों को यात्रा खर्च स्वयं वहन करना होगा। केवल संक्रमण मुक्त लोगों को ही यात्रा की अनुमति होगी और गंतव्य पर सभी यात्रियों को कम से कम 14 दिन के संगरोध केंद्र में रखा जाएगा। इसके बाद जांच में नेगेटिव पाए जाने पर ही यात्रियों को घर जाने की अनुमति होगी। सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप पर भी पंजीकरण कराना होगा। ढाका में भारत के उच्चायुक्त रवि गांगुली दास ने आज बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन को भारत की तरफ से आपात चिकित्सा सहायता की तीसरी खेप सौंपी। इस खेप में RT-PCR जांच किट शामिल है, जिससे 30,000 नमूनों की जांच की जा सकती है। ढाका से ये जांच किट बांग्लादेश के महामारी विज्ञान, रोग नियंत्रण और अनुसंधान संस्थान भेज दी गई। इन जांच किटों का निर्माण भारत में किया गया है और कोविड-19 का पता लगाने के लिए उन्हें व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। प्राथमिकता के आधार पर भारत से ये जांच किट प्राप्त करने वाला बांग्लादेश विश्व का पहला देश है, जिससे बांग्लादेश के प्रति भारत के संबंधों के महत्व का पता चलता है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन ने चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने पर भारत की सराहना की है। ये सहायता सार्क कोविड-19 आपात कोष के तहत दी गई है। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल के बाद इस कोष में $1 करोड़ का आरंभिक योगदान दिया था। 15 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सार्क देशों के नेताओं के साथ बैठक में श्री मोदी ने इस पहल की घोषणा की थी।
भारतीय सहायता की पहली खेप में बांग्लादेश को 30,000 सर्जिकल मास्क और 15,000 टोपी 25 मार्च को सौंपी गई थी। दूसरी खेप 26 अप्रैल को भेजी गई थी, जिसमें 50,000 स्टेरलाइज्ड सर्जिकल दस्ताने और हाइड्रोक्लोरोक्विन की 1 लाख गोली शामिल थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अब तक करीब 39 करोड़ लोगों को 34,800 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। इस वर्ष मार्च में घोषित इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को खाद्यान्न और नकद राशि दी जाती है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार इस कार्यक्रम की निगरानी कर रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लाभार्थियों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने के लिए इस काम में डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। पीएम किसान के तहत 16,394 करोड़ रुपए की पहली किस्त किसानों को जारी की गई, जिससे 8 करोड़ 19 लाख किसान लाभान्वित हुए। वहीं पहली किस्त के रूप में 10,000 करोड़ रुपए की राशि 20 करोड़ महिला जनधन खाते में जारी की गई, जबकि दूसरी किस्त में 2,785 करोड़ रुपए 5 करोड़ 57 लाख महिला जनधन खाते में इस महीने जारी की गई है। वहीं बुजुर्गों, विधवा और दिव्यांगजनों को 1,405 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। वहीं 2 करोड़ से अधिक बिल्डिंग एवं निर्माण कामगारों को 3,492 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। अप्रैल माह में 30 लाख मीट्रिक टन अनाज 60 करोड़ 33 लाख लाभार्थियों को वितरित की गई है, जबकि इस महीने में अब तक 6 लाख मीट्रिक टन अनाज 12 करोड़ 39 लाख लाभार्थियों को दी गई है। इसके अलावा 2,42,000 मीट्रिक टन दालों का भी वितरण राज्यों को किया गया है और इससे 5 करोड़ 21 लाख लोगों को लाभ मिला है। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग की गई है और 4 करोड़ 42 लाख सिलेंडर लाभार्थियों को मुफ्त वितरित की गई है। भूपेंद्र सिंह के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जम्मू में श्रमिक रूपलाल विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भुगतान मिलने से उन्हें काफी मदद मिली है। तो मेरा नाम रूपलाल है, पल्ली डमूर से मैं रामन का रहने वाला, डिस्ट्रिक्ट रामन में है, मजदूरदार आदमी हूँ। मेरा लेबर कार्ड जो है वो बन चुका है, जो कि इसमें 1,000 रुपया लेबर खाते में आया है। तो एक जो किसान का है वो भी 2,000 रुपया आ चुका है कि हमें इस टाइम पे वो काम आए। मेरी तरफ से सरकार को शुक्रिया अदा करूँ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने किसानों, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों, बुनकरों और ऑटो टैक्सी चालकों के लिए 1,610 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने आज बेंगलुरु में कहा कि इन सभी लोगों को पूर्णबंदी के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। फूल उत्पादकों को 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। धोबी, नाई, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों, ऑटो और टैक्सी चालकों को 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को 2 महीने के तय शुल्क माफ किए जाएंगे। फल और सब्जी उत्पादकों की भरपाई के लिए शीघ्र ही पैकेज की घोषणा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार फंसे प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए सभी प्रयास कर रही है। रेवेन्यू मंत्री आर अशोक जी ने जानकारी दी है कि मजदूरों को राज्य में ही रहने पर सरकार प्रयत्न कर रही है। उन्होंने बेंगलुरु में आज बताया कि बिहार से आए 6,000 मजदूर यही रहने पर मान गए हैं। उनको मुफ्त में रेशन पानी दिया जा रहा है और मेडिकल चेकअप की सुविधा प्रदान की गई है। आर अशोक जी ने यह भी बताया कि विदेश में फंसे 10,000 से ज्यादा लोग राज्य को वापस आने की मांग रखे हैं। इनमें से 6,100 लोगों को वापस लाने का और आने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन में रखने का इंतजाम किया जा रहा है। आज राज्य में 19 नए कोविड-19 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। मध्य प्रदेश में स्थानीय स्तर पर किए गए प्रयासों से एक ऐसा अनूठा वाहन विकसित किया गया है जिसकी मदद से स्वास्थ्य कार्यकर्ता अब संक्रमण की चपेट में आए बिना किसी भी कोरोना संदिग्ध व्यक्ति की जांच कर सकेंगे। इस वाहन का नाम संजीवनी रखा गया है। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,000 से अधिक हो गई है। इंदौर में सबसे ज्यादा 1,681 लोग संक्रमित हैं। भोपाल में संक्रमितों की संख्या 597 है, जबकि जबलपुर में मरीजों की संख्या बढ़कर 109 हो गई है। इस बीच राज्य सरकार ने गरीबों के जीवन को सहारा देने के लिए संबल योजना को फिर से शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल संबल योजना के लाभार्थियों के खातों में 41 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की। इस योजना का उद्देश्य गरीबों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों को जन्म से मृत्यु तक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा भी की कि संबल योजना के तहत लाभार्थी परिवारों के कक्षा 12वीं में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले 5,000 बच्चों में से प्रत्येक को 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार 12वीं कक्षा के बाद IIT, IIM, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थानों में प्रवेश के लिए उनकी फीस की व्यवस्था भी करेगी। इसके अलावा संबल योजना के तहत पंजीकृत परिवारों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सबसे बड़ा अभियान वंदे भारत मिशन कल से शुरू होगा। 12 देशों से 14,800 से अधिक भारतीयों को वापस लाया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, गुजरात और महाराष्ट्र को उच्च मृत्यु दर को कम करने के लिए अधिक प्रभावी निगरानी, संपर्क का पता लगाने और शीघ्र परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होगा। सरकार ने उन लोगों के लिए आरोग्य सेतु IVRS सेवा शुरू की जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। इसमें लोगों को SMS के जरिए उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी मिलेगी। और जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का एक प्रमुख आतंकी और उसका एक साथी मारा गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात और महाराष्ट्र में कोविड-19 प्रबंधन की तैयारियों और नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों को पूरी सहायता का आश्वासन दिया। राज्यों में कोविड-19 महामारी की स्थिति पर संक्षिप्त प्रस्तुति के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने कुछ जिलों में कोविड-19 के कारण उच्च मृत्यु दर पर चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि राज्यों को उच्च मृत्यु दर कम करने के लिए ज्यादा प्रभावी निगरानी, संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने और जल्दी जांच पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि समुचित हस्तक्षेप, सांस की गंभीर समस्या और फ्लू जैसे लक्षणों की बीमारी के मामलों की स्क्रीनिंग और जांच पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इससे संक्रमण को अन्य क्षेत्रों में फैलने से रोका जा सकता है। मृत्यु दर कम करने के लिए राज्यों को प्रभावी नियंत्रण रणनीति लागू करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने गुजरात के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री नितिन भाई पटेल और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के साथ भी बात की। इस दौरान स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और केंद्र तथा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज बताया कि सरकार ICU बेड्स की संख्या को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने रेखांकित किया कि सरकार ICU बेड्स की संख्या को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कोरोना वायरस के मामलों में असंतुलित वृद्धि के मद्देनजर श्री टोपे ने बताया कि महालक्ष्मी रेस कोर्स, नेहरू साइंस सेंटर, नेहरू प्लानेटोरियम, गोरेगांव एग्जीबिशन सेंटर और बैंड्रा कुल्ला कॉम्प्लेक्स में संगरोध सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों के अभाव के बारे में बात करते हुए श्री टोपे ने कहा कि लॉकडाउन के चलते लगभग 15,000 डॉक्टर्स ने अपनी क्लिनिक्स बंद कर रखे हैं। उन्होंने कहा कि इस महामारी से निपटने में सरकार की सहायता करने के लिए इन डॉक्टर्स को तुरंत आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार अस्पतालों में सभी रिक्त पदों को भरने की कोशिश में लगी है, फिर चाहे वो वार्ड बॉय हो, नर्स या डॉक्टर। इसी बीच विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने वाली उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। पहला विमान अब 8 तारीख के बजाय 10 तारीख को लैंड करेगा। मुंबई हवाई अड्डे के अधिकारी ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा कि आने वाले सभी यात्रियों को मुंबई नगर निगम द्वारा स्थापित संगरोध सुविधाओं में भेजा जाएगा। वहां 14 दिनों के बाद उनका परीक्षण होगा और तदनुसार आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। कुणाल शिंदे के साथ निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। वहीं राजस्थान में कोरोना वायरस से अपने परिवार को बचाने के लिए खेतों में खुद को क्वारंटीन करके एक नई पहल देखने को मिली है। एक रिपोर्ट। मुंबई से लौटे एक व्यापारी ने उदयपुर के 75 किलोमीटर दूर स्थित वल्लभ नगर पंचायत समिति के नवानिया गांव स्थित अपने खेत में ही खुद का क्वारंटाइन सेंटर बना लिया और कोरोना वायरस की महामारी से स्वयं एवं अपने परिजनों को बचाने का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस व्यापारी की इच्छानुसार एवं दृढ़ संकल्प को देखते हुए प्रशासन ने इस क्वारंटाइन सेंटर को देखकर संतुष्टि व्यक्त की और खेत में लगे नीम के पेड़ पर व्यक्ति के क्वारंटाइन होने की सूचना चस्पा कर दी। दरअसल मुंबई से रवाना होने से पूर्व ही नवानिया गांव निवासी डालचंद गुजर ने अपने परिजनों को सूचित कर दिया कि वह अपने परिवार को किसी भी खतरे व संकट में नहीं डालना चाहता, इसलिए उसे खुले खेत में 14 दिन रहने की समुचित व्यवस्थाएं कर दे। परिजनों ने आवश्यक सभी सुख सुविधाएं खेत में मुहैया करवाकर प्रबंध कर दिया। परिजन दोनों टाइम दूर से ही भोजन पानी का प्रबंध कर देते। चिकित्सा विभाग भी इसकी देखभाल कर रहा है। इस व्यक्ति के इस अनूठे क्वारंटाइन सेंटर में रहने को गांव में सभी ने सराहा। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर।
हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। कोरोना योद्धाओं की तर्ज पर राज्य सरकार ने कोविड से संबंधित ड्यूटी के दौरान एचआरटीसी ड्राइवर, कंडक्टर और अन्य कर्मचारियों की मृत्यु होने पर परिजनों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि देश में जारी लॉकडाउन के चलते एचआरटीसी के ड्राइवर, कंडक्टर राज्य के विभिन्न भागों से भारी संख्या में फंसे राज्य के छात्रों को लाने में लगे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे राज्य के 22 विद्यार्थियों को सुरक्षित वापस भेजने के प्रवेश के लिए आभार व्यक्त किया है। इन सभी विद्यार्थियों के कल पहुंचने की उम्मीद है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। देश भर में कोरोना रोगियों के ठीक होने की दर बढ़कर 28.72% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 14,183 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नोवल कोरोना वायरस के कुल 2,958 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ कुल मामलों की संख्या 49,391 हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कई कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के उपचार के लिए वैक्सीन, दवाओं की खोज, निदान और परीक्षण के लिए देश के मौजूदा प्रयासों की समीक्षा की है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार 30 से अधिक भारतीय वैक्सीन विकास के चरण में हैं। औषधि विकास में भी 3 चरणों पर कार्य हो रहा है। बैठक में प्रधानमंत्री ने शोध कार्य, उद्योग और सरकार के समन्वित प्रयासों से कुशल नियामक प्रक्रिया पर विचार किया। प्रधानमंत्री ने औषधि अनुसंधान के लिए भारतीय वैज्ञानिकों की उद्योग जगत के साथ मिलकर काम करने की सराहना की। केंद्र सरकार ने फीचर फोन या लैंडलाइन फोन उपभोक्ताओं के लिए आरोग्य सेतु IVRS सेवा शुरू की है। ये टोल फ्री सेवा देश भर में उपलब्ध है। इस सेवा के लिए लोगों को 1921 नंबर पर मिस्ड कॉल करनी होगी। इसके बाद उस व्यक्ति को फोन किया जाएगा और उसके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी मांगी जाएगी। व्यक्ति से वही सवाल पूछे जाएंगे जो आरोग्य सेतु ऐप पर उपलब्ध हैं। प्रश्नों के उत्तर के आधार पर नागरिकों को SMS के जरिए उनके स्वास्थ्य की स्थिति बताई जाएगी और भविष्य में अन्य अलर्ट भी भेजे जाएंगे। सरकार के समर्थन से वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने कोरोना से निपटने के लिए देश में एक आश्वस्त प्रतिक्रिया की शुरुआत की है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा है कि कोविड-19 से निपटने के लिए उद्योग और सरकार मिलकर प्रयास कर रही हैं। उन्होंने देश में महामारी पर काफी हद तक अंकुश के लिए प्रौद्योगिकी के बुनियादी और व्यवहारिक दोनों पहलुओं के क्यूरेटिव एप्लीकेशन के उपयोग के लिए सरकार की दूरदर्शिता और लचीलेपन को श्रेय दिया। Industry has come together to work with government and academics and others to solve major problems. It's very reassuring and heartening to see how people come together. And our challenge is to ensure that this kind of cooperation, where government is flexible and has foresight, where industry partners with government and with academia, where academia takes on adventurous projects, all these things are lasting and not a transient during this pandemic. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में वर्ष 2018-19 में देश में अनुसंधान और विकास पर सकल व्यय वर्ष 2008-9 के मुकाबले लगभग 3 गुना अधिक है। डॉक्टर राघवन ने कहा है कि शुरुआती जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्टों से पता चलता है कि देश में कोरोना वायरस का स्ट्रेन दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा उत्परिवर्तित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत स्वदेशी और अन्य साथी देशों की सहायता से कोविड-19 के वैक्सीन के विकास पर काम कर रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में आपको कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय से अवगत कराता है। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के हृदय रोग विभाग के डॉक्टर अंबुज राय ने सलाह दी कि वरिष्ठ नागरिकों और उच्च रक्तचाप तथा कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। They have to be extra cautious. So the elderly, the people who already have heart disease, people who have had brain strokes, people who have lung disease, people who have some kind of cancer, in general, people who are more than 65 years of age, they're much more prone to a more severe form of the disease if they get the disease. So it's very important that these people be especially careful and take all these measures even more seriously. दिल्ली के LNJP अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोरोना वायरस से बचने के लिए स्वच्छता और सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
ये वायरस ये कुछ ज्यादा ही फैल जाता है, हवा में ऐसा तैरता रहता है। जहाँ तैरने का ज्यादा चांस होता है वहां तो हम मास्क उतना ही स्ट्रिक्ट लगाते हैं, N95 देते हैं डॉक्टर्स को, उसके बाद मरीजों को भी देते हैं। जो कॉमन हेल्दी इंसान है वो जब कहीं जाता है उसको आमतौर से हैवी मास्क की जरूरत नहीं है, वो अपना सेल्फ मेड मास्क लगा सकता है। जैसे अच्छा साफ कपड़े का आप रुमाल ले लीजिए, आप दुपट्टा ले लीजिए, जिससे कि आप अपना मुंह और नाक फेस को कवर कर सकें, और वो उतना ही इफेक्टिव होगा, कारगर होगा कोरोना वायरस से बचाने के लिए जितना कि कोई और मास्क। फिल्म अभिनेता अरशद वारसी ने कोविड-19 और लॉकडाउन के मद्देनजर लोगों से घरों में रहने की अपील की है। आज पूरा देश घर पर बैठा, तो आप भी अकेले में छींकेगा, आसपास में लोगों की छींकेगा मत। Our administration is doing everything to help you. Please let them help you. Stay positive, stay home, stay safe, play your part. केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान मरीजों को आसानी से दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र ईमेल और व्हाट्सएप पर भी दवाइयों के ऑर्डर स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपलोड की गई दवाई पर्ची के अनुसार मरीजों को दवाइयों की डिलीवरी उनके घरों पर की जा रही है। श्री गौड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार डाकघरों द्वारा भी दूर दराज के इलाकों में दवाइयों की आपूर्ति कर रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत इस वर्ष अप्रैल में 186 करोड़ 52 लाख रुपए लागत की त्वरित आधार पर 178 औषधियों की आपूर्ति के आदेश जारी किए गए। सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 137 लाख टन से अधिक खाद्यान्न की आपूर्ति की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि लगभग 6 लाख टन अनाज पूर्वोत्तर राज्यों को पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने खुला बाजार बिक्री योजना के माध्यम से 4,50,000 टन गेहूं और 5,61,000 टन चावल की बिक्री की है। राहत शिविर चलाने वाले गैर सरकारी संगठन और सामाजिक संस्थाएं इस योजना के तहत तय की गई दरों के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम से सीधे गेहूं और चावल खरीद सकते हैं। इस योजना के तहत चावल 22 रुपए प्रति किलो और गेहूं 21 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दी जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीनों के लिए कुल 104 लाख टन से अधिक चावल और 15 लाख टन से अधिक गेहूं की जरूरत होगी। इसमें से 59 लाख टन से अधिक चावल और 8 लाख टन से अधिक गेहूं विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। केंद्र सरकार ने अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार कार्यक्रम के अनुसार केंद्र ने तत्काल प्रभाव से सैनिटाइजर की निर्यात नीति से संबंधित 24 मार्च की अधिसूचना में संशोधन किया है। विभिन्न मंचों से फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच पर भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए स्वदेश वापसी उड़ान गूगल फॉर्म जारी करने की खबरों का खंडन किया है। सरकार ने इस गूगल फॉर्म से लिंक व्हाट्सएप संदेश को फर्जी बताया है। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने इस प्रकार का कोई फॉर्म जारी नहीं किया है। लोगों को इस लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी गई है और दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही पंजीकरण कराने को कहा गया था। सरकार ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप में कोई डेटा या सुरक्षा उल्लंघन का मामला नहीं पाया गया है। एक एथिकल हैकर द्वारा ऐप में संभावित सुरक्षा मुद्दे को लेकर चिंता जताए जाने के बाद सरकार का ये स्पष्टीकरण आया है। जम्मू कश्मीर में आज पुलवामा जिले में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेशनल चीफ कमांडर रियाज नैकू मारा गया। 35 वर्ष का नैकू 2010 में आतंकी बना था। वो हिजबुल कमांडर बुरहान वानी का करीबी सहयोगी था। इस बीच अवंतीपुरा के सरशाली में भी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। सरकार ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी के वार्षिक रिटर्न भरने की तिथि और आगे बढ़ा दी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी ऑडिट और वार्षिक रिटर्न भरने की तारीख 30 सितंबर 2020 कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने घरेलू, क्षेत्रीय और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न वैश्विक चुनौती पर चर्चा की और इस संकट के दौरान परस्पर एकजुटता व्यक्त की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सबसे बड़ा अभियान वंदे भारत मिशन कल से शुरू होगा। 12 देशों से 14,800 से अधिक भारतीयों को वापस लाया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, गुजरात और महाराष्ट्र की उच्च मृत्यु दर को कम करने के लिए अधिक प्रभावी निगरानी, संपर्क का पता लगाने और शीघ्र परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी। सरकार ने उन लोगों के लिए आरोग्य सेतु IVRS सेवा शुरू की जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। और जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का एक प्रमुख आतंकवादी और उसका साथी मारा गया। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।